हेलो एवरीवन। आज हम आपको माइनर एक्ट का दूसरा एक्ट कराएंगे। इससे पहले एक माइनर एक्ट हम आपको करा चुके हैं। यूपीएचजेएस और यूपीपीसीएसजे के हिसाब से ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर से यूपीएचजेएस में ऑलमोस्ट 46 माइनर एक्ट हो गए हैं और सारे माइनर एक्ट हम आपको एक एक करके दे देंगे। आज जो एक्ट हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध। एक्ट 1961 ये एग्जैक्टली 1 जुलाई 1961 को प्रवृत्त हुआ था, इन्फोर्स हुआ था। इस एक्ट का उद्देश्य दहेज लेना या दहेज देना को प्रतिषेध करना है, मनाही करना है, रोकना है। दूसरी बात, चूँकि ये पहली धारा में इंट्रोडक्शन होता है और उद्देश्य बताया जाता है। दूसरी धारा दहेज को परिभाषित करती है इस एक्ट की। दूसरी बात धारा में बताया गया है दहेज। दहेज क्या है? कोई भी संपत्ति हो सकती है या मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है, कोई चेक हो सकता है, कोई प्रलोभन हो सकता है, कुछ भी। दैट इज़ ऑल अबाउट दहेज। दूसरी धारा के बाद तीसरी धारा में आ जाइए इस एक्ट की। एक्ट आप जान रहे हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इस एक्ट की धारा 3 कहती है कि दहेज लेना या देना या उसका दुष्प्रेरण करना ये क्या है? एक अपराध है और इस अपराध में कम से कम 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है और जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना 15,000 तक होगा या फिर जो दहेज लिया गया है उसके मूल्य के बराबर हो सकता है। ये बात बता दी गई धारा 3 में। धारा 4 दहेज मांगने से संबंधित है। दहेज मांगने में अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो उसको कम से कम 6 माह की या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और उस पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि दहेज लेने या दहेज देने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपस में करार करते हैं तो ऐसा करार शून्य होगा, मतलब उसको न्यायालय में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता उसकी संविदा को। उस करार से जो संविदा बनी है, क्योंकि करार शून्य है इसलिए संविदा भी शून्य है, इसलिए उसको इन्फोर्स आप नहीं करा सकते। ये बात बता दी गई धारा 5 में। धारा 6 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है या दहेज देता है या इस तरह का मामला आता है तो इसका विचारण कहाँ होगा? तो इस अधिनियम के अनुसार विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा या फिर महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा। क्योंकि जो आपकी नई नागरिक संहिता आई है उसमें महानगर मजिस्ट्रेट का जिक्र नहीं है, तो अब विचारण के लिए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को आप याद रखेंगे। फिर आप आ जाइए, धारा 7 कहती है कि संज्ञान किन आधारों पर लिया जाएगा। तो अगर कोई दहेज लेना या दहेज देने से संबंधित कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध का संज्ञान न्यायालय क्या करेगा? स्वयं की जानकारी पर कर सकता है या फिर पुलिस की रिपोर्ट पर कर सकता है या फिर परिवाद संस्थित किए जाने पर ऐसे अपराध का संज्ञान न्यायालय कर सकेगा। ये बात बता दी गई धारा 7 में। धारा 8 क्या कहती है कि इस अधिनियम, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, दहेज मांगता है, दहेज देता है, दहेज लेता है, दहेज के लिए उत्प्रेरित करता है, तो इन सभी मामलों से संबंधित जो अपराध होंगे वो संज्ञेय अपराध होंगे और अजमानती होंगे और अशमनीय भी होंगे। ये 3 बातें आपको याद रखना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध आते हैं वो सारे संज्ञेय हैं, संगीन अपराध हैं, अजमानती हैं और अशमनीय हैं। उसके बाद ये अभी हमने आपको ऊपर धारा 3 और 4 बताई है। दूसरी धारा 8 की धारा 2 में बता दिया गया कि अगर इस अधिनियम की धारा 3 या 4 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अभियोजित किया जाता है तो वहाँ पर सबूत का भार अभियुक्त पे होगा कि वो साबित करे कि उसने अपराध नहीं किया है। कहने का मतलब है ये साबित करने का भार कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है, ये अभियुक्त पर ही है। फिर जनरल चीज़ें थोड़ी आपको याद रखना है कि राज्य सरकार क्या करे, उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है जितना वो उचित समझे। उसके अलावा राज्य सरकार क्या करेगी? दहेज प्रतिषेध अधिनियम की
अधिनियम को जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है उसको पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। उसके बाद आखिरी धारा है 8B इस अधिनियम की। इस धारा 8B में बताया गया है कि राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम को सलाह व सहायता देने के लिए एक सलाहकारी बोर्ड की नियुक्त कर सकती है, जिसमें अधिकतम 5 सदस्य होंगे, जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कई क्वेश्चन बन सकते हैं इससे कि कौन दहेज प्रतिषेध अधिकारी की सलाह पर सलाहकारी बोर्ड की नियुक्त करेगी, तो राज्य सरकार करेगी। उसमें कितने सदस्य होंगे? 5 होंगे। और कम से कम कितनी महिलाएं होंगी? 2 महिलाएं होंगी। इस पूरे एक्ट से रिलेटेड, चूँकि ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इससे पूरे एक्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का केस है। केस लॉ भी हमने दे दिया है, 2022 का केस है ये, मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगिंदर। इस केस को संक्षेप में आप समझ लें, क्योंकि मेंस में बहुत कम टाइम होता है, तो हम थोड़ी सी आपको समरी याद रहेगी तो आप लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर कोई व्यक्ति घर या मकान बनाने के लिए धन की मांग लड़की पक्ष से कर रहा है तो वो भी दहेज है। मतलब कोई कह रहा है कि हमको अपने लड़के को और बहू को रखने के लिए मकान बनाना है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो इसका मतलब वो दहेज की मांग कर रहा है। ये बताई गई है मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगिंदर 2022 के केस में। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट मैटर हो गया, पूरा एक्ट हो गया ऑलमोस्ट। इस तरह से हम आपको पिछला जो एक्ट दिया था वो भी हमने ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर दे दिया था। तो जितने भी एक्ट हैं अब हम प्रयास करेंगे कि सारे एक्ट आपको जल्दी जल्दी दे दें, और 10 मिनट के अंदर और अनुमानित 10 मिनट एक्ट का रहेगा कि 10 माइनर एक्ट के लिए अभी प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं आपको हम। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस के हिसाब से भी पढ़ाएंगे। कुल मिला के, क्योंकि इससे पहले HJS में कोई ये माइनर एक्ट थे नहीं, ना ही PCSJ में थे, क्योंकि बहुत जल्द PCSJ की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी हो सकता है ये HJS का सिलेबस आ जाए। इसलिए सारे PCSJ के लोगों के लिए, HJS के लिए तो ये है ही है। और जो भी लोग कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये मैटर शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सॉरी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे UP HJS का और पूरे UP PCSJ का मैटर हमने अपने YouTube चैनल पर दे दिया है। सारे मैटर के साथ हैंड रिटन नोट्स हैं और सारे अपडेटेड नोट्स हैं, और सारे नोट्स केस लॉज के साथ हैं। प्री प्लस मेंस का वहाँ पर मैटर लगा हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारा मैटर आपको वीडियोस की फॉर्म में, प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। हर एक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।